बंटवारे में सांस ने दिया गरीब बहू को बिना छत का घर। सुबह का समय होता है। शहर की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में राघव अपने केबिन से बाहर खड़ा होता है। सभी कर्मचारी उसकी तरफ सम्मान भरी नजरों से देख रहे होते हैं। सर, सच में अगर कोई बॉस होना चाहिए तो आप जैसा। आपने इस कंपनी को स्टार्टअप से इतनी बड़ी कंपनी बना दिया। बिल्कुल सर, आपकी मेहनत और प्लानिंग की वजह से ही आज हम इस मुकाम पर हैं। सभी एम्प्लॉइज राघव के लिए ताली बजा रहे होते हैं। थैंक यू एवरीवन, ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी मेहनत का नतीजा है। राघव अपनी फाइल्स उठाता है और केबिन में चला जाता है। शाम को राघव घर पहुंचता है। ड्राइंग रूम में कमला देवी और मोहन जी बैठे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे मेरा बेटा आ गया। हमारा बेटा कितना अच्छा है। इतना समझदार बेटा तो पूरे मोहल्ले में किसी का नहीं है। हाँ कमला, इसे अपनी लाइफ का सब पता है। इसे कब क्या करना है सब इसकी प्लानिंग में होता है। राघव बैग सोफे पर रखकर अपने पापा के पास बैठ जाता है। राघव बेटा, आज तेरे बड़े क्लाइंट वाली मीटिंग थी ना, क्या हुआ उसका? पापा, मीटिंग बहुत अच्छी गई और हमने डील क्रैक कर दी। ये सुनते ही कमला देवी खुशी से झूम उठती हैं और प्यार से राघव के सिर पर हाथ फेरती हैं। मेरा बेटा, प्यारा बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तभी घर का दरवाजा खुलता है और मुकुल जिम बैग कंधे पर टांगे अंदर आता है। भैया, मुझे जिम की फीस जमा करनी है, थोड़े पैसे दे दो। राघव बिना कुछ कहे अपने वॉलेट से पैसे निकालता है और मुकुल के हाथ में रख देता है। ये लो, और इस बार फीस टाइम पर जमा कर देना। कमला देवी मुकुल को देखकर थोड़ा नाराज हो जाती हैं। बेटा, तू भी अब बड़ा हो रहा है, थोड़ा सीरियस हो जा अपनी लाइफ को लेकर। कब तक भैया और पापा से पैसे मांगता रहेगा? अरे मम्मी, अपने भैया से ही तो मांग रहा हूँ, आपसे थोड़े ले रहा हूँ। राघव हल्की मुस्कान देता है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है। राघव अचानक गंभीर होकर बोलता है, पापा मम्मी, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि आप उससे मिलें, उसके घर वालों से मिलें और उसके बारे में जानें, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। कुछ पल के लिए टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। फिर मोहन जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। बेटा, जो लड़की तुझे पसंद है वो अच्छी ही होगी, क्योंकि तू लाइफ में हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेता है। हाँ बेटा, आज तक हमने जैसा कहा तूने वैसा ही किया, हमारी हर बात मानी। अगर तुझे ये लड़की पसंद है तो हम तेरा साथ जरूर देंगे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आप लोगों का साथ मेरे लिए सबसे जरूरी है। दूर खड़ा मुकुल ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। अगले दिन राघव का परिवार एक बड़े मॉडर्न घर में लड़की देखने पहुंचता है। कुछ ही देर में शिल्पा ट्रे में चाय लेकर आती है, आत्मविश्वास से भरी, सलीकेदार और पढ़ी लिखी। लड़की तो बहुत समझदार लग रही है। हाँ, राघव के लिए बिल्कुल सही है। राघव और शिल्पा की नजरें मिलती हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमारी तरफ से भी हाँ है। कुछ ही दिनों में धूमधाम से राघव और शिल्पा की शादी हो जाती है। शिल्पा घर में बड़ी बहू बनकर आती है, पढ़ी लिखी, मॉडर्न और तेज दिमाग वाली। शादी के 2-3 दिन बाद की सुबह होती है। राघव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। शिल्पा बेड पर बैठी अपने फोन में कुछ देख रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। भैया, मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, जरा कुछ पैसे दे दो। राघव बिना ज्यादा सवाल किए अपने वॉलेट से पैसे निकालता है। ये लो 10,000 रुपए, और अगर कम पड़ जाए तो बता देना, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। मुकुल खुशी खुशी वहां से चला जाता है। शिल्पा ये सब ध्यान से देख रही होती है। 10,000 इतनी आसानी से दे दिए और ये भी नहीं पूछा कि कितने चाहिए। अरे आज इसका ऑडिशन है, वहां तक जाना, पेट्रोल वगैरह का खर्चा देना तो पड़ेगा ना। ऑडिशन किस चीज का? इसे एक्टिंग का बहुत शौक है बचपन से। एक ही सपना है एक्टर बनने का। अच्छा, तो ये बात है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। मुकुल अपने पुराने और बेकार कपड़े सबके सामने फैलाकर दिखा रहा होता है। पापा, मुझे ऑडिशन के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। देखो ना, एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है, थोड़े पैसे दे दो। अरे क्या है ये, जब देखो ऑडिशन ऑडिशन, कभी जिम के पैसे, कभी बाइक के, कभी कपड़ों के, हर वक्त तेरे पैसे ही खत्म नहीं होते। पापा, अभी मैं काम थोड़े कर रहा हूँ, कुछ दिन के लिए दे दो, जब मैं एक्टर बन जाऊंगा ना तब आपको ढेर सारे पैसे दूंगा। तभी शिल्पा हल्की मुस्कान के साथ बीच में बोलती है, भैया वैसे अब आप इतने छोटे भी नहीं रहे कि हर रोज किसी से पैसे मांगो। सबकी नजरें अचानक शिल्पा की तरफ मुड़ जाती हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, बस ये कह रही थी कि जब मैं 21 साल की थी तब से मैंने अपने पैसे खुद कमाने शुरू कर दिए थे। भाभी, अभी आप इस घर में नई नई आई हो, आपको इतनी जानकारी कैसे हो गई?
और किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। शिल्पा मुंह बनाकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। तुझे तो मैं मजा चखाऊंगी। दिन रात मेहनत करके मेरा पति पैसे कमाता है और तू उड़ाता है। खुद कुछ करता नहीं, बस ऑडिशन के नाम पर घूमता रहता है। मुकुल, जब तेरी शादी करूंगी ना, तब तुझे जिम्मेदारी समझ आएगी। राघव को देख, अपना बिजनेस और परिवार कितने अच्छे से संभाल रहा है। 1 साल हो गया शादी को, किसी को एहसास तक नहीं होने देता। हर चीज कितनी अच्छी तरह मैनेज करता है। अरे भैया तो एकदम परफेक्ट है, इन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। उसकी बात सुनकर पूरे घर में हंसी गूंज उठती है, लेकिन शिल्पा के चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट बनी रहती है। अगले दिन 2 रिश्तेदार घर पर आते हैं। कमला देवी और मोहन जी लिविंग रूम में बैठे होते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है और राघव दरवाजा खोलता है। भाई साहब, आपके छोटे बेटे के लिए एक लड़की देखी है, अगर आप कहो तो आप बात आगे बढ़ाएं। हाँ, बड़े बेटे की शादी तो हो गई, अब छोटे बेटे की बारी है। दोनों आदमी एक फोटो निकालते हैं और मोहन जी के हाथ में देते हैं। देखिए, इसका नाम नेहा है, बहुत अच्छा परिवार है, गांव में 10 एकड़ जमीन है। कमला देवी और मोहन जी फोटो देखकर खुश हो जाते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। पहले मैं अपने बेटे से बात कर लूं, फिर आगे देखते हैं। शाम को पूरा परिवार बैठा होता है। माहौल थोड़ा गंभीर होता है। मुकुल बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, कब तक एक्टिंग के पीछे भागता रहेगा? पापा, पहले मुझे अपना सपना पूरा करना है। तेरा ये सपना तो पूरी जिंदगी भर पूरा नहीं होगा। क्या हम तेरे सपने के चक्कर में बैठे रहे? हाँ, अभी के अभी जवाब दे। ये मत समझना कि शादी के बाद मैं नौकरी करने लगूंगा। मैं अपना एक्टिंग का सपना पूरा करके ही रहूंगा। इतना कहकर मुकुल गुस्से में वहां से चला जाता है। कमला देवी थोड़ा चिंतित नजर आती है। आप टेंशन मत लो, जब इसके सर पर जिम्मेदारी आएगी और बहू घर में आएगी तो वो खुद ही इसे काम पर लगा देगी। शायद तुम सही कह रही हो। अगले दिन मोहन जी और कमला देवी रिश्तेदारों के साथ लड़की देखने जाते हैं। घर बहुत अच्छा होता है, पक्का मकान, साफ सुथरा आंगन। असल में बिचौलिए ने सबको धोखा दिया होता है। उसने नेहा के असली घर की सच्चाई छुपाकर अपने ही किसी रिश्तेदार के घर में सबको बिठाया होता है। घर परिवार तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लड़की भी सादी और संस्कारी लग रही है। नेहा सादगी से चाय लेकर आती है। सबको वो बहुत पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी मुकुल और नेहा की शादी धूमधाम से हो जाती है। नेहा इस घर में छोटी बहू बनकर आती है, सीधी सादी और संस्कारी। शादी के कुछ दिनों बाद पग फेरे की रस्म के लिए मुकुल, राघव और शिल्पा नेहा को उसके मायके लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी एक छोटे से कच्चे रास्ते पर मुड़ती है, सब हैरान हो जाते हैं। सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसा घर होता है। ये किसका घर है? नेहा की आंखें झुक जाती हैं। भाभी, यही मेरा घर है, लेकिन उस दिन जिस घर में हम आए थे वो हमारे ताऊ जी का घर था। बिचौलिए ने वहीं बुलाया था। मेरा असली घर तो यही है। ये सुनकर राघव और मुकुल एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। नेहा अपने घर के अंदर जाती है। उसकी मां साधारण कपड़ों में उनका स्वागत करती हैं और घर की हालत बहुत खराब होती है। रस्म पूरी होती है और कुछ देर बाद सब वापस लौटने लगते हैं। मतलब हमें धोखे में रखकर ये शादी करवाई गई। अब देखना, मम्मी को बताऊंगी सारी बात। रात को मुकुल और नेहा अपने कमरे में चुपचाप बैठे होते हैं। माहौल थोड़ा अजनबी और संकोच भरा होता है। देखो नेहा, मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। ये सब मेरे घर वालों ने करवाया है। तो फिर क्या, अब हम इस रिश्ते में बंध ही गए हैं तो इसे निभाना तो पड़ेगा ना। मुकुल पहली बार नेहा की तरफ ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर सच्चाई और सादगी साफ दिखती है। हाँ, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं कि घर वालों ने शादी कर दी तो मैं लड़की को अपनाऊंगा नहीं। तो मेरी वाइफ हो, ये मैं मानता हूं। मैं आपका हर कदम में साथ दूंगी। आप बस अपना सपना पूरा करने की कोशिश करते रहिए। मुकुल के चेहरे पर हल्की राहत दिखती है। पहली बार उसे लगता है कि कोई उसे समझ रहा है। दूसरी तरफ शिल्पा अपने कमरे में गुस्से से भरी बैठी होती है। वो सीधे कमला देवी के पास जाती है। मम्मी, आपको पता है, आज हम उसके घर गए थे तो वो झोपड़ी जैसा घर था ना, वो हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या? हाँ, हमें बड़ा पक्का घर दिखाया और असल में वो गरीब निकले। इसी वजह से शादी में दहेज भी नहीं दिया। कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हाय हमारी किस्मत, कैसी लड़की हमारे घर ले आए। अभी बात करती हूँ उस बिचौलिए से। कमला देवी तुरंत फोन मिलाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक अनपढ़ गरीब लड़की मेरे घर भेज दिया। अरे बहन जी, लड़की बहुत अच्छी है, एक बार अपना कर तो देखो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आया बड़ा स्वर्ग बनाने वाला। गुस्से में कमला देवी फोन काट देती हैं। शादी के बाद में मुकुल की आदतें नहीं बदलती। वो छोटी छोटी बातों के लिए भी कभी पापा से तो कभी राघव से पैसे मांगता रहता है। भैया, थोड़ा पैसा चाहिए ऑडिशन के लिए। ये सब देखकर शिल्पा के मन में गुस्सा भरता जाता है।
जब मेरा पति अकेले कमाता है तो पूरे घर का खर्चा वही क्यों उठाए? ऊपर से ये लफंडर ना काम का ना काज का, बस पैसे उड़ाता रहता है। शिल्पा का गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगता है। इसे तो एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इस घर में रहने लायक नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ नेहा सुबह 4 बजे उठ जाती है। पूरी घर की जिम्मेदारी वो चुपचाप अपने कंधों पर ले लेती है। वो आंगन साफ करती है, रसोई संभालती है। मम्मी जी, आपकी दवा का टाइम हो गया है। बेटा तू तो हमारा बहुत ध्यान रखती है। नेहा अपने पति मुकुल को भी हर तरह से सपोर्ट करती है। आप बस अपने ऑडिशन पर ध्यान दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। नेहा पूरे घर को सजा संवार कर रखती है, हर चीज अपनी जगह पर, साफ सुथरी और सुंदर घर। एक दिन कुछ मेहमान घर आते हैं। वो चारों तरफ नजर डालते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। अरे कमला जी, घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। सच में इतनी साफ सफाई और सलीका पहले कभी नहीं देखा। कमला देवी थोड़ा असहज हो जाती है, जबकि शिल्पा चुपचाप खड़ी रहती है। बहू, तुमने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। ये सुनकर शिल्पा के चेहरे पर जलन साफ नजर आती है। नेहा बाजार में खुद जाती है और समझदारी से सामान खरीदती है, मोल भाव करती है। बहन जी, आप तो अच्छे से भाव कर लेती हो। जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करना चाहिए। जहां एक तरफ नेहा अपनी मेहनत और सादगी से सबका दिल जीत रही होती है, वहीं दूसरी तरफ शिल्पा के मन में जलन और गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। अगले दिन घर पर आस पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। ड्राइंग रूम में हल्की फुल्की बातचीत चल रही होती है। नेहा सिर पर पल्लू रखे सिंपल सी साड़ी में चाय नाश्ता लेकर आती है। उसका सादगी भरा रूप साफ झलक रहा होता है। अरे देखो, एक बहू तो कितनी फैंसी है और दूसरी कैसी गंवार लग रही है। हाँ, बिल्कुल गांव की लग रही है। यह सुनकर कमला देवी के चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी आ जाती है। नेहा सब सुन लेती है, लेकिन चुपचाप सिर झुकाकर काम करती रहती है। मम्मी जी, देखा आपने, हम कितने स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, और ये गांव की गंवार, इसे तो इतना भी नहीं पता कि मेहमानों के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हाँ बेटा, अब क्या करे, गंवार तो गंवार ही रहेगी। घर का सारा काम नेहा अकेले करती है, सुबह से रात तक, लेकिन शिल्पा सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। मम्मी जी, आज पूरा घर मैंने संभाला है, कितना काम था। उधर नेहा अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर रही होती है। देखना, मम्मी महारानी कमरे में जाकर लेटी हुई है। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारा काम तो मैं ही कर रही हूँ। एक तो दहेज में कुछ नहीं लाई है, ऊपर से नखरे तो देखो इसके। अगले दिन कमला देवी काम वाली विमला को बुलाती हैं। अरे विमला, चल मेरे साथ, सामने जो बिना छत वाला स्टोर रूम है ना, वहां से थोड़ा सामान निकालना है। दोनों उस पुराने स्टोर रूम में जाती हैं। वहां छत नहीं होती, दीवारें भी थोड़ी टूटी फूटी होती हैं। आंटी जी, ये तो पूरा खुला पड़ा है। अरे कुछ नहीं होता, चल ये खाली कैन उठा, मैं सोच रही हूँ इसमें पौधे लगा देते हैं। विमला 3-4 खाली कैन उठाती हैं और गार्डन में ले जाती हैं। दोनों मिलकर उनमें मिट्टी भरकर पौधे लगाने लगते हैं। तभी मुकुल बाहर जाने के लिए तैयार होकर आता है। मम्मी, या तो इस स्टोर रूम को रिपेयर करा लो, नहीं तो इसमें रखा सामान खराब हो जाएगा। अरे क्या करना है इसमें छत लगवा कर, वैसे भी कोई खास सामान नहीं रखा, हमें कौन सा इसमें रहना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑडिशन देने, रात को थोड़ा लेट आऊंगा। हाँ हाँ जा, तेरा तो यही काम है। उधर शिल्पा फिर से कमला देवी के कान भरती रहती है। मम्मी जी देख लो, ये गंवार लड़की अपने पति को भी नहीं सुधार पाई। उसे ये तक नहीं कह सकती कि कोई ढंग का काम ढूंढ ले, उल्टा उसे एक्टिंग के लिए बढ़ावा दे रही है। जब इसे खुद नहीं पता कि क्या करना है तो दूसरों को क्या सिखाएगी। दूसरी तरफ मुकुल एक ऑडिशन दे रहा होता है। वो पूरे आत्मविश्वास से एक्टिंग करता है। कास्टिंग डायरेक्टर उसे ध्यान से देखते हैं। देखिए, तुम सेलेक्ट हो चुके हो इस मूवी के लिए, लेकिन अपनी जगह फिक्स करने के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए जमा करने होंगे, और तुम्हारे जैसे और भी वैसे लोग हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं परसों तक पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। मुकुल बेहद खुश होकर घर लौटता है। उसके चेहरे पर चमक होती है। मम्मी पापा, मुझे मूवी में साइड रोल मिल गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। सच? हाँ, बस मुझे अपनी जगह फिक्स करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। ये सुनते ही मोहन जी का चेहरा सख्त हो जाता है। अरे क्या, तेरी एक्टिंग के चक्कर में मैं अपना घर बेच दूं? 30 साल का हो गया है, आज तक 1 रुपया घर में नहीं दिया, और अब 10 लाख मांग रहा है। पापा प्लीज, ये मेरा सपना है। मैं इतना बड़ा पैसा नहीं दे सकता। मुकुल उम्मीद भरी नजरों से राघव की तरफ देखता है। भाई, अगर थोड़े बहुत पैसे होते तो दे देता, लेकिन इतनी बड़ी रकम, मेरी भी फैमिली है, घर का खर्चा है, मैं नहीं दे सकता। शिल्पा भी चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सहानुभूति नहीं होती। क्या आप लोग मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर सकते? कोई जवाब नहीं देता। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रात को मुकुल अपने कमरे में उदास बैठा होता है। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखती है। इस घर में कोई नहीं है मेरा जो मेरा साथ दे सके। वो सब आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। अगर आपको एक्टिंग में स्कोप नहीं लग रहा है तो कोई काम और देख लीजिए। अब तुम भी ऐसी बातें मत करो नेहा,
मैं तो बस आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। अगले दिन दोपहर को मोहन जी बाहर से एक बड़ा सा सूटकेस लेकर घर के अंदर आते हैं। शिल्पा रसोई में पानी भर रही होती है, लेकिन उसकी नजर तुरंत सूटकेस पर चली जाती है। कमला जरा इधर आना। क्या हुआ जी, कोई खास बात है क्या? अरे मैंने अपनी गांव वाली जमीन बेच दी और ये कुछ पैसे आए हैं, चलो मेरे साथ, इन्हें लॉकर में रख देते हैं। शिल्पा चुपचाप रसोई के दरवाजे से उनकी बात सुन रही होती है। कितने पैसे हैं इसमें? पूरे 15 लाख रुपए है। अभी बच्चों को नहीं बताया, सोचा जब जरूरत पड़ेगी तब काम आएंगे। वैसे भी जमीन से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था, वो दोनों अपने बिजनेस में लगा लेंगे। दोनों जाते हैं। मंदिर के पास एक डिजिटल लॉकर होता है जिसमें घर के जरूरी कागजात और पैसे रखे जाते हैं। मोहन जी अपने फिंगरप्रिंट से लॉकर खोलते हैं और पैसे अंदर रख देते हैं। दरवाजे के पास खड़ी शिल्पा ये सब ध्यान से देख रही होती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है, अब मजा आएगा ना। न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब देखती हूँ मुकुल और उसकी गंवार बीवी को कैसे इस घर में रहते हैं। इनको तो मैं घर से निकाल कर रहूंगी। रात को पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता है। शिल्पा धीरे धीरे उठती है और दबे पांव सास ससुर के कमरे में जाती है। मोहन जी गहरी नींद में होते हैं। शिल्पा चुपचाप उनके अंगूठे पर थोड़ा सा फेविकॉल लगाती है और उनका फिंगरप्रिंट ले लेती है। फिर उसी निशान को अपनी उंगली पर चिपका लेती है। वो धीरे से लॉकर के पास जाती है और उसे नकली फिंगरप्रिंट से लॉकर खोल लेती है। अंदर से पैसों का बैग निकालकर 10 लाख रुपए अलग कर लेती है। अब देखती हूँ कैसे तुम दोनों इस घर में टिकते हो। अगले दिन सुबह मोहन जी लॉकर चेक करने जाते हैं और अचानक चौंक जाते हैं। अरे कमला, इसमें से 10 लाख रुपए कहाँ गए? क्या? कल ही तो रखे थे। घर में हड़कंप मच जाता है और सब लोग लॉकर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। हर जगह ढूंढा जाता है लेकिन पैसे नहीं मिलते। धीरे धीरे सबकी नजर मुकुल पर टिक जाती है। मुकुल भैया, आपको ही 10 लाख की जरूरत थी ना, कहीं आपने तो नहीं ले लिए? भाभी आप पागल हो गई हो क्या? मैं पैसे मांगता हूँ इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं चोरी करूंगा। सबने तुझे मना कर दिया था, इसलिए हो भी सकता है तुझे तेरे बारे में इतना तो पता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू बिना बताए इतनी बड़ी रकम उठा लेगा। तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। पापा भैया सही कह रहे हैं, उन्होंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन ये नेहा, इसने ही भैया को भड़काया होगा। जब से आई है भैया का साथ दे रही है। यह लॉकर बिना मेरे फिंगरप्रिंट के खोल ही नहीं सकता और मेरे अलावा इसका तरीका सिर्फ मुकुल को ही पता है। पापा मैंने सच में कुछ नहीं किया। पापा, ये नेहा ने ही भड़काया होगा, वरना भैया ऐसा कदम नहीं उठाते। जब से ये कलमुही आई है ना, मेरे बेटे को सुधार पाई है ना कुछ कर पाई है। सोचा था जिम्मेदारी आएगी तो एक्टिंग का भूत उतर जाएगा, लेकिन ये तो खुद ही बेकार निकली। इसका बाप भी शायद चोरी करता होगा, इसलिए मेरे बेटे को भी ये सिखा दी। यह सुनकर नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बस बहुत हो गया, मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी बीवी को कुछ मत कहो। मुझे एक्टिंग का शौक है, लेकिन मैं अपने घर में चोरी नहीं करूंगा। मम्मी, इसे घर से निकाल दो। जब तक ये लोग घर में रहेंगे तब तक ये घर बर्बाद हो जाएगा। मुकुल, आज से मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। तू इस घर में नहीं रहेगा। सामने जो बिना छत वाला स्टोर रूम है, तू वहीं रहेगा, क्योंकि उसी के लायक है तू। तुझे आज तक कमाने की कीमत नहीं पता, जब खुद करेगा तब पता चलेगा। यह सुनकर मुकुल का दिल टूट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा और आत्मसम्मान दोनों नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उस बिना छत वाले घर की छत बनवा कर दिखाऊंगा और उसमें 2 गुना घर बेहतर बनाकर दिखाऊंगा। उस दिन आपको पछतावा होगा और आप लोग ही मेरे पास आओगे। हाँ हाँ, बहुत देखे हैं तेरे जैसे जो झूठे वादे करके निकल जाते हैं। मुकुल गुस्से में नेहा का हाथ पकड़ता है। नेहा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो चुपचाप अपने पति के साथ चल देती है। दोनों घर से बाहर निकलते हैं और सामने उस बिना छत वाले टूटे फूटे घर में जाकर खड़े हो जाते हैं। रात को आसमान खुला होता है और तारों के नीचे मुकुल और नेहा उस बिना छत वाले टूटे फूटे घर में एक कोने में सिमटे हुए पड़े होते हैं। ऊपर बांस की टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां किसी तरह टिकी होती हैं। नेहा अपनी आधी चुन्नी अपने ऊपर ओढ़ती है और आधी अपने पति पर डाल देती है। मुझे पता है आप बहुत दुखी हो, आप रो भी रहे हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे। मुकुल कुछ नहीं बोलता, बस आंखें बंद कर लेता है। उसके मन में एक ही दर्द होता है, अपने ही परिवार का भरोसा टूटने का। अगली सुबह सूरज की तेज धूप सीधे घर के अंदर आ रही होती है। तभी मुकुल के फोन पर ऑडिशन की कॉल आती है। मुकुल फोन को देखता है लेकिन कॉल रिसीव नहीं करता। अब मैं और ऑडिशन नहीं दे सकता। इस एक्टिंग के चक्कर में हम इस हालात में आ गए हैं और तुम्हें भी मेरे साथ इतना सब सहना पड़ रहा है। नहीं, आपको अपना सपना पूरा करना होगा, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। हमें उन लोगों की बेइज्जती के जवाब देना है, वरना लोग हमें कायर समझेंगे। मुकुल उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन नेहा की आंखों में विश्वास उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देता है। दोपहर की तपती धूप में नेहा घर को संभाल रही होती है।
धूप सीधी अंदर आ रही होती है। वो झाड़ू लगाती है, पसीने से भीग जाती है और उसी में खाना बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र सामने खाली ज़मीन पर पड़ती है जहाँ कुछ सब्जियाँ उगी हुई होती हैं। शायद भगवान जी भी हमारी मदद करना चाहते हैं। वो वहाँ से कुछ सब्जियाँ तोड़ कर लाती है और घर में साधारण सा खाना बना लेती है। शाम को मुकुल घर लौटता है। दोनों मिलकर एक कोने में टीन का छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं ताकि थोड़ी छांव मिल सके। दोनों वहीं बैठकर खाना खाते हैं। कितनी गर्मी है यहाँ, तुमने पूरी दोपहरी कैसे काटी? आज गर्मी है लेकिन कल ठंडक भी होगी। हम दोनों मिलकर मेहनत भी करेंगे। अगले दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मुकुल आने वाले हैं लेकिन आज तो घर में कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद मुकुल आता है। आज कुछ नहीं बना? आज बनाने के लिए कुछ नहीं था। तुमने कुछ खाया? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया। मुकुल अपनी जेब टटोलता है लेकिन उसमें एक भी रुपया नहीं होता। दोनों बाहर एक ठेले के पास जाते हैं। भैया वड़ा पाव कितने का है? 10 रुपए का। नेहा अपनी जेब से 20 रुपए निकालती है। भैया 2 वड़ा पाव दे दीजिए। दोनों वहीं खड़े होकर वड़ा पाव खाते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम मेरे साथ इतनी मुश्किलों में फंस गई हो। मुझे आप पर भरोसा है, एक दिन आप ही इस बुरे समय को अच्छा बना दोगे। दिन बीतते जाते हैं। मुकुल हर जगह ऑडिशन देता है लेकिन हर बार रिजेक्शन मिलता है। भाई आपकी एक्टिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। हर रिजेक्शन मुकुल को तोड़ता जाता है। कभी तेज गर्मी, कभी मूसलाधार बारिश। बिना छत वाले उस घर में उनका हाल और भी खराब हो जाता है। ये कैसा जीवन है, सर पर छत तक नहीं है, कब तक चलेगा ये सब? उसकी आवाज में हार झलक रही होती है। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब तो सोच रहा हूँ कहीं मजदूरी कर लूँ। मैंने तो 12वीं भी पूरी नहीं की। नहीं, जब सब आपने कुछ ठान ही लिया है तो आपको उसे पूरा ही करना होगा। नेहा की आंखों में भरोसा होता है और वही भरोसा मुकुल के टूटते हौसले को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बंटवारे के बाद भी कमला देवी का रवैया नहीं बदलता। वो रोज काम वाली विमला के साथ उसी बिना छत वाले घर के पास आकर खड़ी हो जाती है। विमला देख, कुछ लोग तो घर का बंटवारा भी करवा देते हैं, फिर भी इनका घमंड चूर नहीं होता। अगर चाहती तो माफी मांग सकती थी लेकिन नहीं, अपने पति को हमारे खिलाफ भड़का रही है। नेहा ये सब सुनती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप अपना काम करती रहती है, झाड़ू लगाती, पानी भरती, जैसे कुछ सुना ही ना हो। दूसरी तरफ शिल्पा भी उनका जीना मुश्किल बनाए रखती है। एक दिन वो अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर निकल रही होती है। और नेहा, क्या मजे आ रहे हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भैया की एक्टिंग की जिद अभी खत्म हुई या नहीं? जो आपको करना था वो तो आप कर ही चुकी थी, अब हमसे क्या लेना देना। हाँ, ये बात तो सही बोलती हो तुम। शिल्पा वहां से निकल जाती है लेकिन नेहा के चेहरे पर अब भी शांति बनी रहती है। दिन बीतते जाते हैं। मुकुल और नेहा का संघर्ष जारी रहता है। गरीबी, मेहनत और तानों के बीच भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। एक सुबह मुकुल थककर एक कोने में सो रहा होता है और नेहा खाना बना रही होती है। तभी मुकुल का फोन बजता है। नेहा फोन उठाती है। अरे यार, तेरा ऐड बहुत फेमस हो गया है। सच में? नेहा तुरंत मुकुल को उठाती है। मुकुल उठो, तुम्हारा ऐड वायरल हो गया है। मुकुल जल्दी से फोन चेक करता है। उसमें एक डायरेक्टर की मिस्ड कॉल और मैसेज होता है, जैसे ही फ्री हो कॉल करें या मुझसे मिलने आओ। तुरंत मुकुल उस डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचता है। मुकुल, तुम्हारा ऐड बहुत चल गया है, ये लो तुम्हारी पेमेंट। मुकुल के हाथ में पहली बार 50,000 रुपए आते हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो भागता हुआ घर आता है। नेहा देखो, मेरी पहली कमाई। मैंने कहा था ना, एक दिन आप अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं इस घर की छत बनवाऊंगा। उसी दिन मुकुल उस बिना छत वाले घर की छत बनवाने का काम शुरू कर देता है। शाम तक एक मजबूत टीन की छत लग जाती है। रात को दोनों चैन से लेटे होते हैं। आज पहली बार घर जैसा लग रहा है। आज तो चैन की नींद आएगी। ये तो बस शुरुआत है, अभी देखना आप कितना बड़ा नाम करोगे। धीरे धीरे मुकुल को और ऐड मिलने लगते हैं। फिर वो शॉर्ट फिल्म्स करता है और कुछ समय बाद उसे बड़ी फिल्मों से भी काम मिलने लगता है। वो अपनी हर कमाई लाकर नेहा को देता है और नेहा पूरे घर का खर्च और बचत समझदारी से संभालती है। एक दिन नेहा मुकुल से बात करती है। मुझे लगता है अब हमारे पास पैसे हो गए हैं कि हमें अपना घर बनवा लेना चाहिए। कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे? तुम सही कह रही हो, और सामने वालों को भी दिखाना है कि मैं अपने वादे पर कायम हूँ। इसके बाद नए घर का काम शुरू होता है। मजदूर आते हैं, नींव रखी जाती है। नेहा हर काम को ध्यान से देखती है, ईंट, सीमेंट, खर्च, सब कुछ। मुकुल दिन रात काम में लगा रहता है लेकिन नेहा हर कदम पर उसका साथ देती है। धीरे धीरे दीवारें खड़ी होती हैं, फिर छत, फिर अंदर का काम और फिर आखिर में इंटीरियर डिजाइनिंग। देखते ही देखते एक शानदार घर बनकर तैयार हो जाता है। उधर कमला देवी अपने घर की खिड़की से यह सब देख रही होती हैं। लगता है इनके पास अब काफी पैसे आ गए हैं, घर भी इतना बड़ा बना लिया है। हाँ, पता नहीं कहाँ से आए होंगे इतने पैसे। वक्त बदल चुका होता है। एक तरफ जहां मुकुल और नेहा तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंच रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ
कमला देवी के घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। घर के अंदर शिल्पा का राज चलता रहता है। वो कमला देवी से सारा काम करवाती रहती है। मम्मी जी ये बर्तन धो दीजिए और हाँ फर्श भी अच्छे से साफ होना चाहिए। अभी मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। कमला देवी दिन रात काम में लगी रहती हैं। उनके चेहरे पर थकान और पछतावा साफ दिखता है। काम करते करते उन्हें वो दिन याद आते हैं जब नेहा उन्हें सोफे पर बिठाकर खाना खिलाती थी, समय पर दवाई देती थी और घर को चमका कर रखती थी। नेहा को घर से बाहर निकाल तो दिया, लेकिन ये शिल्पा तो मेरी जान ही निकाल रही है। सास ससुर दोनों घर में परेशान रहने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मुकुल और नेहा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे होते हैं। उनका नया घर बहुत बड़ा और शानदार बन चुका होता है। छत पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी बना होता है। जहाँ पहले छत भी नहीं थी, आज वहाँ स्विमिंग पूल है। ये सब आपकी मेहनत का फल है। नहीं, ये हमारी मेहनत का फल है। अगले दिन कमला के घर कुछ मेहमान आते हैं। कमला जी अब आपके घर में तो वो बात नहीं रही जो नेहा के समय में थी। घर तो बिल्कुल गंदा लग रहा है। अरे भाई, पहले तो कितनी साफ सफाई रहती थी, अब क्या हो गया? कमला देवी को शर्मिंदगी महसूस होती है। उनके दिल में पछतावा और गहरा हो जाता है। मेहमान फिर मुकुल और नेहा के घर जाते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं, उनका साफ सुथरा चमचमाता घर देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मुकुल बेटा, तूने तो बहुत बड़ा घर ले लिया है। और 2 ही लोग हैं, फिर भी घर इतना साफ। नेहा बड़े प्यार से उन्हें पानी देती है। आइए बैठिए। आदमी धीरे से अपनी पत्नी के कान में कहता है, भाई वहां तो शिल्पा ने 1 गिलास पानी तक नहीं पूछा। अगली सुबह राघव घर में परेशान घूम रहा होता है। यार, मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी? वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। रिकॉर्डिंग पीछे करता करता अचानक उस दिन पर पहुंच जाता है जिस दिन पैसे चोरी हुए थे। स्क्रीन पर शिल्पा साफ दिखाई देती है कि फिंगरप्रिंट लेकर लॉकर खोलते हुए। राघव की आंखों में गुस्सा भर जाता है। नीचे शिल्पा कमला से काम करवा रही होती है। शिल्पा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर इल्जाम लगाने की? पैसे तुमने चोरी किए थे। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे सब पता चल गया है। राघव सबको रिकॉर्डिंग दिखाता है। सच सामने आ जाता है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी समय दूसरी ओर मुकुल अपने घर की छत पर स्विमिंग पूल से नहाकर नीचे आता है। आराम से कपड़े बदलकर सोफे पर बैठ जाता है। नेहा रसोई से खाना लेकर आती है। तभी दरवाजा बजता है। कमला देवी रोती हुई अंदर आती हैं। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना सोचे समझे तुम्हें घर से निकाल दिया। गलती तुम्हारी थी ही नहीं। मम्मी, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जो हो गया वो हो गया। 4 साल बीत चुके हैं। बेटा वापस आ जाओ। नहीं मम्मी, मैं एक बार घर छोड़ चुका हूँ, अब वापस नहीं जा सकता। कमला देवी नेहा की तरफ उम्मीद से देखती हैं। बहू तुम समझाओ इसे। मम्मी जी, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। बुरे वक्त में हम साथ थे, अब अच्छे वक्त में भी हम साथ रहेंगे। मम्मी, अब आप यहाँ से चली जाइए, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कमला देवी भारी मन से वहां से चली जाती हैं। घर पहुंचकर रोने लगती हैं। अब वो हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और साफ मना कर दिया कि कह रहा था कि जो रिश्ता हमने खत्म किया है वो आज भी वहीं खड़ा है। सारी गलती हमारी है, हमने ही उसे घर से निकाला। वहीं दूसरी तरफ मुकुल और नेहा सोफे पर बैठकर चैन से टीवी देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और सुकून होता है क्योंकि उन्होंने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया है। क्या सिर्फ अमीरी गरीबी देखकर बहू को बिना छत वाला घर देना सही था, या यही फैसला एक दिन सास के पछतावे की सबसे बड़ी वजह बन गया?